सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। एंड आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है बोर्ड्स की? अब तो आई होप सबने रिवीजन स्टार्ट कर दिया बोर्ड्स की, सारे चैप्टर स्टार्ट कर दिए रिवाइज करने। सारे चैप्टर्स को आपको बस एनसीईआरटी से पढ़ना है, लाइन टू लाइन रीड करनी है, सारे इंटेक्स क्वेश्चन करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन करना है। मैं बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि बोर्ड्स में सिर्फ एनसीईआरटी ही आएगी। अगर आपने एनसीईआरटी भी अच्छे से कर ली तो 90% मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो अच्छे से आपको एनसीईआरटी को करना है, सारे इंटेक्स क्वेश्चंस करने हैं, एग्जाम्पल्स करने हैं, मेन एक्सरसाइज करनी है, एक्टिविटीज़ पढ़नी है। केमिस्ट्री में एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्टिविटी की जो कंक्लूजन है वही आ जाते हैं एग्जाम में। तो केमिस्ट्री में आपको ये याद रखना है कि सारी एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी है। जैसे कुछ रिएजेंट्स के कलर हैं वो याद करने हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिन पे आपको फोकस देना है केमिस्ट्री में, स्पेशली रिएक्शंस हो गई, एक्टिविटीज़ हो गई, ये सब आपको करनी है। बायो में तो आपको पता है हर चीज़ एनसीईआरटी से ही आएगी। बायो में तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बाकी फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी से ही करना है, बट जो कुछ चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं वो आप रेफरेंस बुक से कर सकते हो, सिर्फ न्यूमेरिकल वाला पार्ट। थ्योरी वाला पार्ट आपको सिर्फ एनसीईआरटी से करना है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टेक आउट योर बुक, एनसीईआरटी बुक्स, एंड लेट अस स्टार्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखो, अब आपके बोर्ड्स आने वाले हैं तो आप सबने अब तक एनसीईआरटी रीड कर ली होगी। अगर अभी भी किसी ने नहीं किए तो अब स्टार्ट कर दो एनसीईआरटी रीड करना। बुक्स निकालो, पढ़ते हैं मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में। उससे पहले समझते हैं मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब अगर कोई चीज़ अगर मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, दैट मीन्स उनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे या उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। जैसे अगर ये कोई शेल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है। अब यहाँ पे 1 है तो एक काम तो वो ये कर सकता है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। तो इजी वे क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। तो अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो इसकी जो अंदर वाली शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो डोनेट वही कर सकता है ना जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। या तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या उसके पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है? नॉन मेटल, यानी इसके पास मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो स्टार्ट करते हैं। आप इसमें देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है मेटल्स की, जैसे मेटल्स सोनोरस होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज सबको पता है मेटल नॉन मेटल की, दैट मेटल्स आर सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, लेकिन एक्सेप्शन जरूर याद करना है। और एक्सेप्शन आपको कैसे मिलेंगे? ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें से ही आपको कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। So let us start with the physical properties of metal. First, metals. The easiest way to start grouping substances is by comparing their physical properties. सबसे इजी वे क्या होता है अगर हमें ग्रुपिंग करनी है तो उनकी प्रॉपर्टीज। अगर हमें प्रॉपर्टी पता होगी तभी तो हम क्लासीफाई कर पाएंगे कि ये मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं। अगर हमें उनकी प्रॉपर्टीज ही नहीं पता होंगी तो हम क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वही पढ़ेंगे। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है आपको। कुछ सैंपल्स लेने हैं मेटल के, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक और कोई भी मेटल जो आपको इजीली अवेलेबल हो। आपको क्या करना है, आपको ना इनको सैंड पेपर से रब करना है। अब हम सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं? क्योंकि हमने ये जो मेटल्स रखे हुए हैं ये एयर के कांटेक्ट में तो आएंगे, और एयर में तो बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, तो ये उनके साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। और मेनली ऑक्साइड की लेयर ऑक्सीजन की वजह से बनती है, इसलिए हमें इन्हें सैंड पेपर से रब करना होता है। नाउ मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस। जब हमने इनको सैंड पेपर से रब किया तो हमें क्या पता चला कि मेटल्स का शाइनी सरफेस होता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमें एक्टिविटी के थ्रू पता चली, शाइनिंग सरफेस है किसकी? मेटल्स का। ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, शाइनिंग सरफेस। अब हमें दूसरी एक्टिविटी में बोला है कि कुछ पीसेस लेने आपको, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन सब के। इनको आपको कट करके देखना है एक शार्प नाइफ की हेल्प से। कैन यू कट मेटल्स विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ? कैन यू? देखो सारे मेटल्स कट नहीं होते, सिर्फ इसके दो एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम। नाउ पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास, ट्राई टू कट विद अ नाइफ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हमने ऑब्जर्व किया कि मेटल्स कट नहीं हो सकते। जैसे आयरन है, आयरन तो मेटल है, क्या आप उसको नाइफ से कट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो दे कैन नॉट बी कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम का। You will find that metals are generally hard. The hardness varies from metal to metal.
तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, दैट मेटल्स आर हार्ड। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, सोडियम एंड पोटेशियम। इसका एक्सेप्शन क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम, दे कैन बी इजीली कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। अब तीसरी एक्टिविटी में बोला आपको फिर से जिंक, लेड, कॉपर ऐसे कुछ मेटल्स लेने हैं। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट विथ 4 or 5 टाइम्स विद अ हैमर। हैमर से आपको उसको स्ट्राइक करना है। अब आपको ये देखना है क्या वो, हम किसी भी मेटल को मारेंगे, किसी भी हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो वो अपनी शेप तो चेंज करेगा ना, कोई भी मेटल है चाहे, वो अपनी शेप चेंज करेगा। तो मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, इनका मतलब समझते हैं। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस इज नोन एज मैलिएबिलिटी। तो तीसरी प्रॉपर्टी हमें एक्टिविटी से फिर से पता चली, दैट मेटल्स आर मैलिएबल and they are ductile. Malleable means they can be drawn into thin sheets. Sheets में convert कर सकते हो। अब देखो इसको याद करने के लिए MS धोनी, MS धोनी है ना, तो MS malleable sheets में, और ductile मतलब wires। तो एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। malleable मतलब sheets, MS धोनी से याद कर सकते हो MS, और ductile means हम उनको वायर में चेंज कर सकते हैं when striking by the hammer. The ability of the metals to be drawn into thin wires is known as ductility. सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन है, गोल्ड। गोल्ड इज द, देखो आपने देखी होगी ना ज्वेलरीज बनती है गोल्ड की, तो हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, तभी तो हम इतने टाइप्स की ज्वेलरी बनाते हैं। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। You will be surprised to know that a wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold. 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी एक वायर बना सकते हैं। It is because of their malleability and ductility that metals can be given different shapes according to the need. अगर हम इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इनको किसी भी शेप में कर सकते हैं। एक बार जब वायर में कन्वर्ट हो गया तो उसको तो हम किसी भी शेप में और मोल्ड कर सकते हैं। शीट में हो गया तब भी हम मोल्ड कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है मेटल की। अब तक हमने 3 पढ़ी, पहला शाइनिंग सरफेस, दूसरा हार्ड होते हैं लेकिन एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम, तीसरा है मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, ductile mean they can be drawn into wires, and the best ductile metal is gold. Can you name some metals that are used for cooking vessels? Do you know why these metals are used for making vessels? देखो आपने किचन में देखा होगा, आपके पास आयरन के बर्तन होते हैं ना, यूटेंसिल्स होते हैं, आयरन के होते हैं, स्टील के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं। तो हाँ, हम उन्हें कुकिंग वेसल्स की तरह यूज कर सकते हैं। तो इससे आप क्या कंक्लूड करोगे, दैट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। अगर हम एक प्लास्टिक का पैन रखेंगे तो वो तो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन आयरन का और एल्यूमिनियम का और स्टील का ये मेल्ट नहीं हो रहे, दैट मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो फोर्थ पॉइंट क्या बनेगा, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब इस एक्टिविटी में भी ये दिया हुआ है, हीट करना है आपको। इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन मिलेगा, द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तभी ये मेल्ट नहीं होते। जो कुकिंग यूटेंसिल्स है आप देखना अपनी किचन में, आयरन के मिलेंगे, एल्यूमिनियम के मिलेंगे और स्टील के मिलेंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये मेल्ट नहीं होते। और बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है सिल्वर एंड कॉपर। ये एग्जाम्पल्स याद रखो, जैसे यहाँ था सोडियम और पोटेशियम, यहाँ था गोल्ड और यहाँ है सिल्वर। सिल्वर के भी यूटेंसिल्स होते हैं, सिल्वर एंड लेड, सिल्वर एंड कॉपर, सॉरी, दे आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। लेड एंड मरकरी आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये है इसका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, ये भी मेटल है, लेड और मरकरी भी मेटल है, लेकिन ये पुअर कंडक्टर है। यहाँ पे शीट्स था, यहाँ पे वायर्स था और इसका था गोल्ड, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, लेड एंड मरकरी। ओके, सो अब देखो हमने ये देख लिया हीट तो कंडक्ट करते हैं, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं मेटल्स। देखो आपने वायर्स देखी होंगी, कॉपर की वायर होती है और बेस्ट कंडक्टर क्या होता है, सिल्वर। तो यस, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। एंड बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर। लेकिन जनरली हम कॉपर वायर यूज करते हैं क्योंकि वो चीप होती है। यू मस्ट हैव सीन दैट वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम हैव अ कोटिंग। बाहर से कोटिंग पीवीसी की होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की, लेकिन अंदर से जो गोल्डन कलर की वायर दिखती है आपको वो कॉपर होती है। वायर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सब्सटेंस। अब देखो ये वायर है लेकिन इसके ऊपर पीवीसी की कोटिंग होती है। अब हमने ये कोटिंग क्यों की, क्योंकि पीवीसी खुद एक इंसुलेटर है।
अगर वो इंसुलेटर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तभी हम वायर्स को टच कर सकते हैं। अगर बाहर से भी कॉपर की वायर होगी तो हम टच नहीं कर पाएंगे क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। इसीलिए बाहर की कोटिंग पीवीसी की होती है और अंदर कॉपर होती है। कॉपर इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पीवीसी इज द इंसुलेटर. That is why we use PVC coating. What happens when metals strike a hard surface? Do they produce sound? Yes, they do produce sound. So that means they are sonorous. Metals are sonorous. Sonorous means जब भी हम उसको बीट करेंगे, किसी भी हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो उसमें से आवाज आएगी. That means sonorous होते हैं metals. अब आते हैं हम नॉन मेटल थे. देखो ये सारी प्रॉपर्टीज लर्न हो गई साथ साथ. पहला पॉइंट शाइनी सरफेस, सेकेंड पॉइंट हार्ड होते हैं. एक्सेप्शन क्या है? सोडियम और पोटेशियम. इनको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं. मेलिएबल होते हैं, शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं. डक्टाइल मीन्स वायर में ड्रॉ कर सकते हैं. एग्जाम्पल गोल्ड. हीट गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं. एग्जाम्पल सिल्वर एंड कॉपर. बट एक्सेप्शन लेड एंड मरकरी. दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. देन दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. एग्जाम्पल सिल्वर. और सारे मेटल सोनोरस होते हैं. कमिंग टू नॉन मेटल्स. अब देखो नॉन मेटल ना सॉलिड और गैस दो ही स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका. लिक्विड में ब्रोमीन एग्जिस्ट कर सकता है. ये सब लर्न हो गया. एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो. अब हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी लिखते हैं. पहली प्रॉपर्टी तो यही है, एक तो वो सॉलिड और गैस इन्हीं दो स्टेट्स में सबसे ज्यादा मिलते हैं, लेकिन उनका एक एक्सेप्शन है, सिर्फ bromine. So first is they exist in solid and gas state, but exception bromine है जो कि liquid state में होता है. exception क्या है? bromine. ये मिलता है हमें liquid state में. Okay, let's read in the previous class you have learned that there are very few non-metals as compared to metals. metals ज़्यादा होते हैं, non-metals कम होते हैं. some of the example of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, हाइड्रोजन. ये सब नॉन मेटल्स हैं. द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड. या तो सॉलिड में होंगे या गैसेस में होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है. एक्सेप्शन क्या है? ब्रोमीन जो कि लिक्विड में होता है. अब इसकी भी एक एक्टिविटी, आपको कुछ सैंपल लेना है कार्बन का. कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट होता है और एक और होता है डायमंड, सल्फर, आयोडीन. ये सब लेना है आपको. ये आपको नॉन मेटल्स की कुछ ऑब्जर्वेशंस करनी है. तो ये जब आपने कुछ एक्टिविटी की उसकी ऑब्जर्वेशन से हमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं? पहला पॉइंट ये कंक्लूड किया हमने कि सारे मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. सारे मेटल, नॉन मेटल की बात नहीं हो रही, मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड स्टेट. मेटल्स की बात हो रही है. हमने पॉइंट देखा था मेटल्स में हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, और सॉफ्ट का एक्सेप्शन क्या था? सोडियम और पोटेशियम. यहाँ पे है कि सॉलिड होते हैं सारे. नॉन मेटल सॉलिड और गैस हो सकते हैं, लेकिन मेटल सॉलिड होते हैं. इसका एक्सेप्शन क्या है? मरकरी जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर. ये एक्सेप्शन जरूर याद रखना है. मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? मरकरी जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर. इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. हमने देखा था ना, तभी तो हम उन्हें यूटेंसिल्स बनाते हैं. बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. एक और एक्सेप्शन आ गया आपके पास. अभी मेटल्स की बात हो रही है. हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हमने पढ़ा था, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन क्या है? गैलियम एंड सीजियम. गैलियम एंड सीजियम ये इतने ज़्यादा, इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि अगर आप उसको अपने हाथ में रखोगे वो तभी मेल्ट हो जाएगा. ये इसका एक्सेप्शन है, गैलियम, सीजियम. सॉलिड मेटल्स होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है मरकरी जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम. अगर हम अपने हाथ में भी रखेंगे तब भी ये दोनों मेटल्स मेल्ट हो जाएंगे. आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस. अब ऑब्वियसली मेटल्स नॉन लस्ट्रस होंगे, क्योंकि नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होंगे और मेटल्स लस्ट्रस होते हैं. दे आर नॉन लस्ट्रस. बट व्हाट इज द एक्सेप्शन हियर? एक मेटल होता है जो लस्ट्रस होता है, दैट इज आयोडीन. एक्सेप्शंस मैं फिर से बोल रही हूँ, याद रखने हैं. कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स. अब कार्बन के ना कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि डायमंड होता है और ग्रेफाइट होता है. ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप. डायमंड एज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट ऑफ सन.
हमने पढ़ा था कि मेटल्स हार्डेस्ट होते हैं, दैट मीन्स नॉन मेटल हार्डेस्ट नहीं होंगे, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? कार्बन। कार्बन हार्ड नहीं होता, ये एक्सेप्शन है। सॉरी, कार्बन हार्डेस्ट होता है, नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, लेकिन ये हार्डेस्ट है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट बट कार्बन इज द हार्डेस्ट, ये एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स में। उसके बाद ग्रेफाइट भी एक एक्सेप्शन है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो कार्बन है इसका एक्सेप्शन था डायमंड। उसके बाद नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते। जितने भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना मेटल्स में, बस उसका ऑपोजिट करना है आपको नॉन मेटल्स के लिए। हमने देखा था ना कि वो उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन यहाँ पे फिर से एक्सेप्शन आता है। हालांकि नॉन मेटल्स को गुड कंडक्टर नहीं होना, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन फिर से हमारे पास एक एक्सेप्शन आता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो डायमंड है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। बट जनरली होना क्या चाहिए नॉन मेटल्स में? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों लो होने चाहिए, और दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। होना चाहिए बैड कंडक्टर, बस मैं यहाँ पे एक्सेप्शंस लिख रही हूँ। एक्सेप्शंस हैं ये सारे नॉन मेटल्स के। जैसे पहले एक्सेप्शन था ब्रोमीन, दूसरा एक्सेप्शन है आयोडीन, तीसरा है कार्बन का एलोट्रोप डायमंड जो कि हार्ड होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। थर्ड एक्सेप्शन है ग्रेफाइट जो कि गुड कंडक्टर होता है, होना चाहिए बैड, ये भी एक्सेप्शन है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट लाइन है एल्कली मेटल्स लिथियम सोडियम पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ, दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। हमने मेटल्स में देखा था कि मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन थे इसमें। अब मैंने आपको बताया था सोडियम है, पोटेशियम है, और एक और एक्सेप्शन है दैट इज लिथियम। ये सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको एक नाइफ से भी कट कर सकते हैं। अब एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? एल्कली होते हैं जो कि वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। अब इसमें एक और एक्टिविटी दी हुई है, आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और सल्फर पाउडर लेना है। मैग्नीशियम रिबन को आपको बर्न करना है। Test the resultant solution with both red and blue litmus paper. Is the product formed on burning magnesium acidic or basic? मैग्नीशियम खुद क्या है? मेटल है ना। अगर हम किसी भी मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो ऑक्साइड बना लेगा। ये ऑक्साइड है मैग्नीशियम का, ये बैलेंस नहीं है, ऑक्साइड बना लेगा। अब आपको याद रखना है जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा तो वो कैसा होगा नेचर में? एसिडिक होगा या बेसिक होगा? मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो वो बोल रहे हैं ना कि आपको लिटमस से टेस्ट करना है, अगर ब्लू आया तो बेसिक है, अगर रेड आया तो एसिडिक है। तो बस आपको याद रखना है मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये लाइन आपको जरूर याद रखनी है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. So most non-metals produce acidic oxide when dissolved in water. On the other hand, most metals give rise to basic oxides. ये लर्न हो गया, नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड, मेटल्स बेसिक ऑक्साइड. अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे. ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. पहले मेटल्स की करते हैं. मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? मरकरी, जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. सेकेंड, मेटल्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? गैलियम और सीजियम. ये इतना ज़्यादा इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि आप अपने पाम पे रखोगे तब भी ये मेल्ट करेगा. थर्ड एक्सेप्शन होता है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, जो कि सॉफ्ट होते हैं. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कमिंग टू नॉन मेटल्स, दे कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? ब्रोमीन, जो कि लिक्विड होता है. थर्ड सेकेंड था इसका, दे आर नॉन लस्ट्रस, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन, जो कि लस्ट्रस होता है. थर्ड था कार्बन का एलोट्रोप है डायमंड, जो कि हार्डेस्ट है. जनरली नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? डायमंड, जो कि हार्ड होता है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है.
फोर्थ था दैट दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ कमिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहले मेटल्स की देखते हैं। आई होप आपको साथ साथ लर्न हो गया है ना, सारे एक्सेप्शंस आपको लर्न करने हैं। आपने एक्सेप्शंस नहीं लर्न किए तो इस चैप्टर को करने का फायदा नहीं होगा, और सारे एनसीईआरटी के ही एक्सेप्शंस करने हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहली प्रॉपर्टी वही है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। और मेटल्स कौन से ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक या बेसिक? बेसिक। ऑलराइट, कमिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स बर्न इन एयर? सो ऑब्वियसली दे विल फॉर्म ऑक्साइड्स, क्योंकि एयर में वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। ये बेसिक होंगे। अब अगर हम मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। लेकिन अभी वो नहीं देखना, सेकंड देखते हैं। इसके एग्जांपल देख लो। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कॉपर का। अगर हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा Cu2O, 2CuO। ये बन गया आपका कॉपर ऑक्साइड। और ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक इन कलर। इसमें कलर जरूर याद रखना है, ब्लैक इन कलर होता है ये। ऐसी एल्यूमिनियम अगर रिएक्ट करेगा तो Al2O3 बनाएगा। ये भी ऑक्साइड है। और ये दोनों ऑक्साइड कैसे नेचर में? बेसिक है। ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एग्जांपल हो गए मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, दैट विच आर बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट है आपका अपना, इसमें हमने बोला कि ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक होते हैं, लेकिन फिर से एक्सेप्शन आया। एक तो एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। अब एम्फोटेरिक का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक हैं तो ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे? ऑब्वियसली एसिड के साथ, क्योंकि बेस और बेस की तो कोई रिएक्शन नहीं होती। तो अगर मेटेलिक ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तब वो क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये याद है आपको? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पढ़ा था हमने। देखो क्यों, अब ये बेस है, अगर बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो तो सॉल्ट ही बनाएगा ना। तो ये बेसिक थे, यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। अब ये जो है जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक इन नेचर है, दैट मीन्स ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। अगर हम कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे तो क्या वो रिएक्ट करेगा किसी एसिड या बेस के साथ? दोनों के साथ तो नहीं करेगा। अब ये खुद बेस है तो एसिड के साथ करेगा, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, इसीलिए वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो दो ऑक्साइड है, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और एक जिंक ऑक्साइड है। ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, दैट मीन्स ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। देखो हम एक रिएक्शन करते हैं, देखते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है। Al2O3 लिया, ये क्या है? एम्फोटेरिक है। अब यहाँ पे हम बेसिक नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ये तो एम्फोटेरिक है, ये तो बेस भी हो सकता है एसिड भी हो सकता है। तो पहले इसको हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये AlCl3 बना लेगा प्लस H2O निकल जाएगा, बैलेंस कर लेना। उसके बाद अगर हम Al2O3 को, ये था एसिड, अगर ये एसिड का काम कर रहा है तो ये खुद किसका काम करेगा? बेस का। अब हम लेते हैं कोई बेस, NaOH लेते हैं। अब ये खुद बेस है तो ये किसका काम करेगा? एसिड का काम करेगा। तो देखो इसने अपना नेचर चेंज कर लिया। अगर उसके पास एसिड आया तो वो खुद बेस बन जाएगा, अगर उसके पास बेस आया तो वो खुद एसिड बन जाएगा। तो अब ये क्या बनाएगा? NaAlO2। तो देखो दोनों की तरह रिएक्ट किया ना इसने, दोनों के साथ रिएक्ट किया। पहले उसने एसिड के साथ रिएक्ट किया, दूसरे में उसने बेस के साथ रिएक्ट किया। तो दैट मीन्स दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। उसके बाद बात होती है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। यहीं पे लिख देते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, जनरली इनसॉल्युबल होते हैं। यानी कि प्रॉपर्टी क्या हुई मेटेलिक ऑक्साइड्स की? दैट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं। तो एक्सेप्शन है इसका भी, ये एक्सेप्शन जरूर नोट करने हैं। इसका भी एक एक्सेप्शन है।
दो ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं जो सॉल्युबल होते हैं, एक होता है सोडियम का और एक होता है पोटेशियम का। इसकी भी रिएक्शन है आपके पास, पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि Na2O। Na2O को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बना लेगा, NaOH बना लेगा। NaOH क्या होता है, एक बेस होता है। ऐसे ही K2O को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बना लेगा, KOH बना लेगा। अब यहाँ से आपको एक बात समझ आई, यहाँ पे NaOH बना है, यहाँ पे KOH बना है, क्या दोनों एसिड है या बेस है, दोनों बेस है। तो इससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। देखो इस इक्वेशन से आप इस चीज को प्रूफ भी कर सकते हो। अगर आपके एग्जाम में प्रूफ आए ना कि हाउ विल यू प्रूव दैट मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो आप सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करके आपको NaOH और KOH मिलेगा, जो कि दोनों एक बेस होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो देखो यहाँ से ना दो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि हाउ विल यू प्रूव दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आप इन दोनों के साथ रिएक्शन कराओगे, आप बोल सकते हो ये दोनों के साथ रिएक्ट करता है, इसीलिए ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है हाउ कैन यू प्रूव दैट मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो आप ये वाली इक्वेशन लिख सकते हो। ये है सोडियम ऑक्साइड, ये है पोटेशियम ऑक्साइड। आप बोल सकते हो जब सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो उन्होंने बेस बना है NaOH और KOH। तो देखो इससे आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो इजीली, इससे हमने ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है, अब कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। देखो सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ सेम रेट पे रिएक्ट नहीं करते। आपको याद है, आपने पढ़ी थी रिएक्टिविटी सीरीज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, मैंने आपको बताई थी रिएक्टिविटी सीरीज, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, वो वाली सीरीज है। तो ये जो जितनी भी हम रिएक्शंस कर रहे हैं ना, ये बेसिकली हम उस रिएक्टिविटी सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उस सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए हम इतनी सारी रिएक्शंस कर रहे हैं, इतनी सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ सेम रेट पे रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आपको पहले से पता है क्योंकि हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो हाईली रिएक्टिव है, यानी कि पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, सोडियम हाईली रिएक्टिव है, ये तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि अगर आप इनको कैरोसिन की बॉटल से बाहर रखोगे तब भी फायर कैच कर लेंगे। कैल्शियम भी रिएक्टिव है, मैग्नीशियम भी, लेकिन एल्यूमिनियम जिंक ये सब थोड़े लेस रिएक्टिव है। ये दोनों तो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, ये बहुत वायलेंट रिएक्शन शो करते हैं, पोटेशियम और सोडियम। क्यों करते हैं वो आपको रीज़न पता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। So all metals do not react with oxygen at the same rate. Now you know the answer. Why? Because of the reactivity series. Different metals show different reactivity towards oxygen. Metals such as potassium and sodium. ये दोनों metals react vigorously that they can catch fire if kept in the open. मैंने आपको बताया इनको ना हमें केरोसिन की बोतल में रखना होता है। क्यों रखते हैं? ताकि ऑक्सीजन का कांटेक्ट ना हो। जैसे ये दोनों ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं ये फायर कैच कर लेते हैं। Hence, to protect them and to prevent accidental fires, they are kept immersed in kerosene oil. ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। राइट डाउन दिस क्वेश्चन, साइड में आपके स्पेस है ना, लिख लो कि पोटेशियम और सोडियम को हम केरोसिन बॉटल में क्यों रखते हैं, क्योंकि जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे वो फायर कैच कर लेंगे। At ordinary temperature, the surface of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxide. कुछ और मेटल्स में जैसे कि मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, इनको भी हम ऑक्साइड लेयर में प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, इनको हम ऑक्साइड लेयर में क्यों रखते हैं? इसीलिए ताकि उनमें भी फायर ना लगे। इनको तो हम केरोसिन बॉटल में रखते हैं, इनके हम ऑक्साइड्स बनाते हैं, इनके ऑक्साइड लेयर बन जाती है ऊपर। अगर ऑक्साइड लेयर बन जाएगी तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे। अब एक और लाइन है कि द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। अगर उसके ऊपर ऑलरेडी एक ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है तब तो वो एयर के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं, और जब तक वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो फर्दर ऑक्सीडेशन भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इतने से पैराग्राफ में दो क्वेश्चंस बन गए। पहला बना है सोडियम पोटेशियम के लिए और दूसरा बना है ऑक्साइड लेयर के लिए।
Now, iron does not burn on heating, but iron filing burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner. आयरन को डायरेक्ट करेंगे तो वो नहीं करेगा, लेकिन आयरन फाइलिंग्स जो हमने मैग्नेट वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी, छोटी छोटी आयरन की फाइलिंग्स होती है, अगर हम उनको करेंगे तो वो फायर कैच कर लेंगे, क्योंकि उनका सरफेस एरिया बहुत छोटा हो गया ना, वो बहुत थिन फॉर्म में, इसीलिए वो रिएक्ट कर सकती है. कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड. मैंने आपको बताया था कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है जो कि ब्लैक कलर का होता है. सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन. देखो अगर सिल्वर एंड गोल्ड भी रिएक्ट करने लगी तो जितनी सारी हम ज्वेलरी पहनते हैं तो वो तो सब ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, वो सब खराब हो जाएंगी. तो आप देख रहे हो जितने भी मेटल्स नीचे की तरफ हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगे. हाईली रिएक्टिव कौन है? सोडियम और पोटेशियम. उसके बाद एक इसमें है एनोडाइजिंग. एनोडाइजिंग भी एक ऑक्साइड का फॉर्मेशन है. जैसे यहाँ पे हमने ऑक्साइड बनाया है ना, ऐसे एल्यूमिनियम के ऊपर भी हम एक ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं, बट इसका फंक्शन होता है एक शाइनिंग सरफेस देने के लिए. आप देखना आपके घर पे एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स होंगे कुछ, तो उनमें कुछ शाइनिंग सरफेस होता है, बस ये होता है एनोडाइजिंग. एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम के ऊपर ही हम एक एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेयर बना देते हैं, उसे हम बोलते हैं एनोडाइजिंग. तो आई थिंक इतना बहुत है आज के लिए. उसके बाद थोड़ी सी और रिएक्शंस बची हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. बस कीप ऑन रिवाइजिंग एवरीथिंग. जो भी मैं आपको करा रही हूँ वो रिवाइज करते रहो. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. एग्जाम्स आने वाले हैं, अच्छे से रिविजन करो. ऑल राइट देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन.